नंबर 5 के लिए मेरी जो टीम है वो होगी स्पेन। अब आप बोलोगे मैंने स्पेन को नंबर 5 पर क्यों रखा है। ये नंबर्स रैंडमली ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मेरा पर्टिकुलर चॉइस स्पेन का नंबर 5 पर एक पर्टिकुलर रीजन से है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर जगह ऐसी है जहां पर स्पेन दूसरी टीम से थोड़ा सा मुझे लगता है कि पीछे रह जाएगी। और वो है उनकी फॉरवर्ड लाइन, जिसमें लमीन यमाल तो बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है इन द वर्ल्ड, लेकिन निको विलियम्स का फॉर्म इस साल कंसर्निंग रहा है। मिकेल ऑयज़ाबेल एक बहुत अच्छे स्ट्राइकर है, लेकिन उतने अच्छे नहीं जितने बाकी टीम्स लेकर आ रहे हैं। स्पेन की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी मिडफील्ड में है, जहां पर रॉड्री जो कि पिछले साल के बैलेंडोर रहे हैं, उनके साथ हम पेड्री को खेलते हुए देखेंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेंटर मिडफील्डर्स हैं इस पूरी दुनिया के। अब उनके नंबर 10 कौन खेलेंगे, इस बात पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उनके पास गावी भी हैं खेलने के लिए, लेकिन डैनी ओल्मो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम उनके डिफेंस की बात करें तो वहां पर ज्यादातर यंग प्लेयर्स हैं, जैसे कि पाओ कुबासी, प्यूबल, ये सारे के सारे प्लेयर्स अभी बहुत यंग है। हालांकि कुबासी का ये सीजन बहुत अच्छा रहा है। एमरिक लपोर्ट इस टीम में सेलेक्ट हुए हैं और वो एक्सपीरियंस के साथ इस टीम के डिफेंस को स्ट्रेंथ भी देंगे। राइट बैक के लिए शायद पेड्रो पोरो ही इनकी मेन चॉइस होंगे, हालांकि स्पर्स के साथ वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे इस साल। लेफ्ट बैक की पोजीशन के लिए मार्क कुकरेला होंगे। मार्क कुकरेला बेसिकली चेल्सी के साथ बहुत अच्छा सीजन उनका भी नहीं रहा है, लेकिन स्पेन के लिए जो सबसे बड़ा डिलेमा है इस पर्टिकुलर सीजन में या इस वर्ल्ड कप में, वो है उनकी गोलकीपिंग पोजीशन। उनके पास 3 ऐसे गोलकीपर्स हैं जो कि वर्ल्ड क्लास है, और तीनों ही इक्वली गुड है। अगर मैं किसी को भी रेट करूं तो मैं किसी को भी नंबर 2 रेट शायद ना कर पाऊं, लेकिन अगर मुझे करना होगा तो मैं उनाई सिमोन को करूंगा। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि स्पेन के मेन चॉइस गोलकीपर उनाई सिमोन ही है। डेविड राया और वान गार्सिया दोनों ही टॉप गोलकीपर्स हैं, और वो इतने अच्छे हैं कि डेविड राया अभी अभी आर्सेनल के साथ लीग जीत कर आ रहे हैं, वान गार्सिया बार्सिलोना के साथ लीग जीत कर आ रहे हैं, और डेविड राया बेसिकली सबसे अच्छे गोलकीपर प्रीमियर लीग में थे, और वान गार्सिया सबसे अच्छे गोलकीपर ला लीगा में रहे हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि डेविड राया चैंपियंस लीग में भी सबसे अच्छे गोलकीपर रहे, जबकि उनाई सिमोन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन स्पेन किसी रीजन से उनाई सिमोन के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट दिखाती है, और वही हमेशा स्पेन की लाइन को लीड करते हैं, और ये दोनों ही गोलकीपर्स इतने अच्छे होने के बावजूद भी उनके बेंच पर बैठते हैं। स्पेन कैसा खेलती है और मैंने उनको 5 नंबर पर क्यों रखा है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि उनकी लाइनअप थोड़ी सी इस साल उनके सारे प्लेयर्स ने स्ट्रगल किया है। कुछ प्लेयर्स अपनी लीग जीत कर आ रहे हैं, लेकिन सभी नहीं। हालांकि जब ये लोग एक साथ स्पेनिश टीम में खेलते हैं तो एक डिफरेंट बीस्ट बन जाते हैं, इसीलिए मैंने शायद उन्हें पोर्चुगल से या जर्मनी से ऊपर रखा है। मैंने 6 नंबर पर अपनी फेवरेट टीम को रखा है, विच इज पोर्चुगल। अब मैंने उनको 6 पर इसलिए रखा है क्योंकि पता नहीं, वैसे तो मैं उनको नंबर 1 पर रखना चाहता हूं, लेकिन ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है अगर हम रैशनली बात करें तो। अब पोर्चुगल के पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है उनका मिडफील्ड। हाँ, अगर आप मुझे रोनाल्डो का पॉइंट देना चाहते हो तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस एज में तो नहीं है। ये रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप है, और लास्ट वर्ल्ड कप में वो डेफिनेटली अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फेज दिखाना चाहेंगे। पोर्चुगल ब्राजील या अर्जेंटीना के जैसे कोई फुटबॉल रॉयल्टी नहीं है। पोर्चुगल एक ऐसी टीम है जिसको रोनाल्डो ने ये बनाया जो वो लोग आज हैं। अगर हम पोर्चुगल की इस करंट टीम को उनकी गोल्डन जनरेशन बोले तो ये गलत नहीं होगा। पोर्चुगल कभी भी ऐसी टीम नहीं रही है जो कि हमेशा रेगुलरली वर्ल्ड कप्स के लिए क्वालिफाई करती रही है। बहुत रेयरली उन्होंने वर्ल्ड कप्स में फीचर किया है, और बहुत डीप वो कभी नहीं जा पाते। रोनाल्डो के पास ये लास्ट चांस है और ये लास्ट डांस है जब वो अपने आप को इस वर्ल्ड स्टेज पर प्रूव करना चाहेंगे। उनकी फॉरवर्ड लाइन में बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर्स तो नहीं है अपार्ट फ्रॉम रोनाल्डो, क्योंकि लेफ्ट विंग पर शायद हम
राफेल लियाओ को खेलते हुए देखेंगे। राइट विंग पर पेड्रो नेटो खेलेंगे। वैसे फ्रांसिस्को कॉन्सेल्साओ भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है उनकी पेस के लिए पेड्रो नेटो को ज्यादा फेवर यहां पर किया जाएगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट पोर्चुगल के पास मिडफील्ड में है, ये वर्ल्ड फुटबॉल में राइट नाउ किसी के पास नहीं है। इतनी अच्छी मिडफील्ड पूरे वर्ल्ड में किसी के पास भी करंटली नहीं है, और वो है मिडफील्ड ऑफ वितीनिया, जाओ नेवेस एंड ब्रूनो फर्नांडिस। ये तीनों मिलके एक ऐसी मिडफील्ड बनाते हैं जिसको बीट करना राइट नाउ पूरे वर्ल्ड में किसी के भी बस की बात नहीं है। वितीनिया और जाओ नेवेस लीग 1 के टाइटल्स जीत कर आ रहे हैं, और उसी के साथ चैंपियंस लीग का टाइटल भी साथ में जीत कर आ रहे हैं। ब्रूनो फर्नांडिस पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर की रेस में नंबर 1 पर है, और बेस्ट प्लेयर प्रीमियर लीग के ऑलमोस्ट बन चुके हैं। प्रीमियर लीग का जो अवार्ड, पर्टिकुलर अवार्ड है, वो उनको ऑलरेडी दे दिया गया है। तो ब्रूनो की क्रिएटिविटी, जाओ नेवेस और वितीनिया जब तीनों एक साथ मिलकर खेलेंगे तो शायद इस टीम की मिडफील्ड को बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन यहां आता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इनके डिफेंस पर। रूबेन डियाज अब थोड़े से स्लो हो गए, और ये साल उनका मैन सिटी के साथ भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। साथ में खेलेंगे गोनकालो इनासियो एक यंग सेंटर बैक है, हालांकि क्वालिटी वाइज उन पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या वो पोर्चुगल को वर्ल्ड कप ग्लोरी दिला सकते हैं, इस बात पर अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो किसी बहुत बड़ी टीम के लिए नहीं बल्कि स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए खेलते हैं। पोर्चुगल के जो राइट बैक और लेफ्ट बैक ऑप्शंस है वो स्टैक्ड है, वो बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे से मेरा मतलब है उनके लेफ्ट बैक नुनो मेंडिस वर्ल्ड के बेस्ट लेफ्ट बैक है। वो अभी अभी पीएसजी के साथ अपना लीग टाइटल और चैंपियंस लीग टाइटल दोनों जीत कर आ रहे हैं। राइट बैक में इनके पास एक सरदर्द है। सरदर्द क्यों है? क्योंकि इनके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। डिएगो डेलो जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के राइट बैक हैं, वो इस लिस्ट में थोड़े से नीचे आ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जाओ कैंसेलो और मतायस न्यूनेस इस लिस्ट को टॉप करते हैं। जाओ कैंसेलो राइट बैक और लेफ्ट बैक दोनों पोजीशंस खेल सकते हैं, और सिमिलरली मतायस न्यूनेस भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मतायस न्यूनेस थोड़ा सा जाओ कैंसेलो से ऊपर है मेरे हिसाब से। वो इसलिए क्योंकि वो डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है, और मैन सिटी के साथ एक बहुत ही टॉप सीजन खेल कर आ रहे हैं। इनके पास गोलकीपिंग में डिएगो कोस्टा इनके गोलकीपर होंगे, और पूरी की पूरी टीम बहुत ही बैलेंस्ड है हर एक जगह पर। थोड़ी सी फॉरवर्ड लाइन की मुझे प्रॉब्लम इसलिए लगती है क्योंकि वहां पर एक आउट एंड आउट गोल स्कोरर नहीं है। अगर हम रोनाल्डो को राइट नाउ एक आउट एंड आउट गोल स्कोरर बोले तो मैं उस बात से अग्री नहीं करता। वो जिस लीग में खेल रहे हैं वहां पर वो 3rd टॉप गोल स्कोरर थे, और आप मानिए ना मानिए आइवन टोनी जो कि इंग्लैंड के लिए शायद खेलेंगे ही नहीं पूरे वर्ल्ड कप में, खेले तो शायद सब्स्टिट्यूट में कोई गेम खेल लिया एक आधा, वो टॉप स्कोरर थे उस लीग के। जाओ फिलिक्स जो कि पोर्चुगीज टीम में ही है, वो पोर्चुगल के लिए स्टार्ट भी नहीं करेंगे, और वो शायद रोनाल्डो से बेटर सीजन खेल कर आ रहे हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि रोनाल्डो केपेबल नहीं है, वो डेफिनेटली केपेबल है, लेकिन हमें इतना मानना पड़ेगा कि दैट एज इज अ फैक्टर ओवर हियर। ये बात मेसी पर भी अप्लाई होती है। अगर हम लोग ये सोचकर बैठे हैं कि अर्जेंटीना के लिए मेसी और पोर्चुगल के लिए रोनाल्डो बहुत गोल्स मारने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ये 6 टीम्स मेरी टॉप कंटेंडर्स हैं। अब मैंने कंटेंडर्स में जर्मनी और नेदरलैंड्स को नहीं रखा है, वो उसका पर्टिकुलर रीजन है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जर्मनी और नेदरलैंड्स की टीम इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो वर्ल्ड कप लिफ्ट कर पाएंगे। हो सकता है नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक जिस तरीके की नेक्स्ट जनरेशन इन दोनों टीम्स के पास आ रही है ऐसा कर पाए, लेकिन इस सीजन ये 6 ही मेरे टॉप कंटेंडर लिस्ट में आते हैं।